माना लड़का लड़की एक समान होते हैं, लेकिन लड़की को लड़के की तरह पालना पोसना कितना सही है? देखिए जरा। हमारी लड़की तो वो हर काम कर लेती है जो लड़के करते हैं। अच्छा है, अब तंबाकू लेने खुद नहीं जाना पड़ेगा, बहू ही ले आएगी। कैसी बात कर रहे हैं पापा? उन लोगों के कहने का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई सब लड़कों के बराबर की है। क्यों आंटी जी? हाँ हाँ बेटा, वही कह रही हैं ये। अरे चुप रहिए, क्या हाँ हाँ कर रहे हैं, साफ बात करिए ना। बेटी पर फक्र होने वाली बात को चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहिए। ऐसा क्या कर दिया आपकी बेटी ने? हमें भी तो बता दो जरा। तभी वहां डॉली आ जाती है। कुछ कुछ होता है कि अंजलि थी ना, बिल्कुल उसके जैसी ही दिख रही है। हाथ में फुटबॉल, सर पर बैंड। ओ माय गॉड, आज फिर? तो तुम हो लड़की जो मुझे देखने आए हो। सुनो, मैं बाइक 200 की स्पीड से चलाती हूँ। और हाँ, मैं लेट नाइट पार्टी की शौकीन हूँ। कोई प्रॉब्लम? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? नाइट पार्टी तुम करती हो, 200 की स्पीड से तुम बाइक चलाती हो, तो प्रॉब्लम में तो तुम फंसोगी ना। गुड, लड़का ओके है पापा, फाइनल कर दो। सारंग और उसकी फैमिली देखती ही रह जाती है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपनी बेटी को लड़के जैसा नहीं बल्कि लड़का ही बना दिया है। अरे तो अच्छा ही है ना, घर के काम के लिए तो फिर भी नौकरानी रख लेंगे। बहू मर्द जैसी होगी तो किसी बात की समस्या नहीं, पति का सहारा बनेगी। भाई हमें तो रिश्ता मंजूर है। और ऐसे हो जाती है डॉली की शादी सारंग से। लेकिन शादी के बाद मर्दानी डॉली के शौक लाजवाब होते हैं। अरे बहू, ये घर का सोफा सेट और गमले फूलदान सब कहाँ गया? माँ जी, वो सारे तो मैंने OLX में बेच दिए। यहाँ मैं अपना जिम लगाऊंगी। और हाँ माँ जी, जरा खाने में ना प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखना। शादी के माहौल में डाइट एकदम खराब हो रखी है। अरे डॉली, घर को घर की तरह रहने दो। जिम का शौक है तो बाहर जाओ ना, घर को क्यों बर्बाद कर रही हो? बर्बाद? अरे कोरोना में हाल बुरा है, बाहर जाऊं घर ले आऊं वायरस। भाई मेरा तो ठीक है, माँ बाप तुम्हारे हैं, एक तो बुजुर्ग, ऊपर से डायबिटीज के मरीज, बाकी जैसा तुम बोलो। अरे नहीं नहीं, ठीक है बेटा, सामान की बर्बादी ही बहुत है, जान की बर्बादी नहीं कर सकते। अरे करोगी क्या बॉडी बनाकर? क्या बात कर रहे हो? लड़की को सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ती है, कल को किसी ने छेड़ दिया तो? अरे मरना है क्या किसी को तुम्हें छेड़कर? वैसे भी कोई लड़की वाली बात तो है नहीं तुम में। जाओ जरा चाय बनाकर लाओ, देखे किचन में क्या आता है तुम्हें। अरे रहने दो ना माँ, क्यों बेचारी को परेशान कर रही हो? शादी के वक्त तो बड़ा बोल रही थी कि नौकरानी रख लेंगे। अरे कोई बात नहीं, लाती हूँ मैं चाय बनाकर। चलिए बोलिए, कौन कौन पिएगा? अब शाम का वक्त है, जाहिर है सारे ही पियेंगे। चलो मैं भी मदद करता हूँ। बस करो यार, अभी आई मैं। डॉली किचन में जाती है और चाय के साथ पकोड़े बनाकर भी ले आती है। अरे वाह, विश्वास नहीं होता कि जोमेटो की डिलीवरी किचन तक होती है। कहाँ से लाई हो बहू? एक तो वो बनाकर लाई है, फिर मजाक। वैसे डॉली, ये पकोड़े बनाने आते हैं तुम्हें? ये तो पता नहीं था मुझे। सिर्फ बनाने ही नहीं, सबसे अच्छे पकोड़े। भाई ऐसे पकोड़े तो मैंने अब तक ना खाए थे। वो खाना बनाने का शौक है मुझे। क्या बात कर रही हो, कब सीखा? वो जब मेरी जॉब बैंगलोर में लगी थी ना, तो मैं अकेली रह रही थी, तभी सीख लिया। वैसे शाम को किस देश का खाना खाना है बता देना, मैं वक्त से बना दूंगी। डॉली बाहर निकलती है और बाइक चलाकर तेजी से निकल जाती है कि तभी पड़ोसन आ जाती है। अरे सारंग की माँ, क्या बहू लाई हो, न शर्माना न घूंघट। अरे बाइक पर तो ऐसे जाती है जैसे धूम फिल्म का हीरो हो। अरे आंटी आइए ना, कैसी हैं आप? अरे कमला बहन, वही मैं सोचूं, घर में नई बहू आई और तू तीली लगाने नहीं आई। तीली?
अरे तीली कैसे सारंग की माँ। अरे बहू तो घर पर अच्छी लगती है, वो भी घूंघट में। सास बैठी रहे और वो खाना खिलाए। अरे बहन जी, वैसे आपकी बहू के बारे में भी बहुत चर्चा है। सुना है घूंघट के अंदर से ही गालियां निकालती है। अरे ऐसा घूंघट भी किस काम का। और नहीं तो क्या, बहू आंखों की शर्म लेकर आए तो अच्छा लगता है। आंटी, हमें डॉली जैसी है वैसी ही पसंद है। आपको पता है, कल ही उसे कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिला है। मतलब काम भी करती है क्या वो? नौकरी करवा रहे हो? ऐसी भी क्या पैसों की कमी भाई? पढ़ी लिखी लड़की काम करना चाहती है तो क्यों ना करे। हम लोगों को क्यों ऐतराज होने लगा? माता पिता पढ़ाते लिखाते हैं नौकरी करने के लिए ना कि घर के बर्तन झाड़ू के लिए कि मैं उसे घर बिठा लूं। पड़ोसन समझ जाती है कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी। शाम को डॉली घर आती है तो उसके साथ एक लड़की होती है। अरे डॉली, कौन है ये बेटा और इसे इतनी चोट क्यों लगी है? मेरी ऑफिस में है माँ, 2 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी तो मैं ही इसके घर चली गई लौटते लौटते। लेकिन हाँ, लेकिन क्या बेटा? आंटी जी, मेरी शादी के बाद से ही सास ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। हाँ तो घर छोड़ देती, मायके चली जाती। अरे पति से शिकायत करती, सास को समझाती। मार खाकर रोना तो सल्यूशन नहीं है ना। गई थी पापा के पास, लेकिन माँ ने बोला लड़कियों को मायके आने का हक नहीं है, आना है तो कुछ दिनों के लिए आओ। फिर क्या करती, उसी को नसीब समझ लिया। यही तो माँ बाप गलती करते हैं, लड़कियों को ऐसे पालते हैं जैसे राजकुमारी। अरे जरूरी तो नहीं कि हर लड़की को राजकुमारी ही बनना हो, क्यों सासू माँ? हाँ बेटा, लेकिन लड़कियों की इस हालत के पीछे सिर्फ माता पिता की सोच ही नहीं, बल्कि ससुराल वाले भी जिम्मेदार होते हैं। उन्हें अपने आप को बदलना होगा। वैसे बहू तो इस मामले में लकी है जो तुझे ऐसा ससुराल मिला। हाँ ये तो है, कम से कम आप लोगों को ये तो पता है कि लड़कियां या बहू सिर्फ घर के काम के लिए घर नहीं लाई जाती है, उनकी अपनी भी एक जिंदगी होती है। मैं समझ गई कि मुझे अब क्या करना है। शुक्रिया। खोर बहू। ये क्या बात हुई? तुझे पता भी है तो क्या बोल रही है बहू? एकदम सही बोल रही हूँ। अगर आपको मुझसे अपनी इन ऐंठन भरे घुटनों की मालिश करानी है तो मुझे वो देना पड़ेगा जो मैं मांग रही हूँ। एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो, सिंपल। बहू हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि नौकरानियों की तरह काम करूँ। ये है अमृता और उसकी सास रेखा। अमृता एक नई नवेली बहू है जिसकी शादी कुछ दिनों पहले ही रेखा के बेटे माधव के साथ हुई है। वैसे तो अमृता दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि खून का रंग तो दिखता ही है। बस वही डॉन की बेटी होने का रंग यहाँ अमृता में भी दिख रहा है, जो है रिश्वत लेना। जी हाँ, काम चाहे कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारी अमृता बहू बिना रिश्वत लिए कुछ नहीं करती। चलिए देखते हैं आगे इनके साथ और क्या क्या होता है। रेखा और अमृता को लड़ते देख ससुर प्रेमचंद वहाँ आता है और कहता है, अरे क्या हुआ? काहे इतना तिल मिला रही हो रेखा? अरे कुछ बोलोगी भी या कानों में हड़ताल हो रखी है तुम दोनों के? देखिए ना पापा जी, माँ जी ने मुझे कहा कि मैं उनके घुटनों की मालिश कर दूं, लेकिन उसके बदले में माँ जी मुझे वो हीरो वाला पुश्तैनी हार देने से इनकार कर रही हैं। क्या? घुटनों की मालिश के लिए हीरो का पुश्तैनी हार कौन मांगता है बहू? पापा जी, आपको तो पता ही है ना, आपकी बहू कितनी सयानी है, हर कोई भी काम फ्री में नहीं करती। और अब शेखावत खानदान का आटा तो इतना भी गीला नहीं है कि अपनी बहू को हार ना दे पाए। क्यों माय डियर माँ जी? देखा आपने प्रेमचंद जी, ये अब मुझसे पुश्तैनी हार मांग रही है, कल को पूरा घर मांग लेगी। अरे जा जा, मैं खुद कर लूंगी अपनी मालिश। ठीक है, मुझे क्या,
एंजॉय योर मालिश टाइम माजी। रात में जब पति महादेव दफ्तर से लौटकर घर आते हैं तभी कमरे में अमो, अमो सुनो ना, मेरा वो लाल रंग का जो शर्ट है ना वो धो दो ना प्लीज। एक्चुअली कल मेरी एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग है, बहुत बड़ी डील का ऑफर है, इसलिए मैं अपनी उस लकी शर्ट को पहनकर जाना चाहता हूँ। अभी धो दो, रात भर में तो सूखी जाएगी, फिर कल अच्छे से कड़क वाली इस्त्री कर देना अपने शुभ शुभ हाथों से। जी नहीं, मैं ये सब ऐसे ही नहीं करने वाली। अगर काम करवाना है तो मेरी एक शर्त है। अरे यार, तुम और तुम्हारी शर्तें, बोलो क्या है? आपको मुझे 10 मनीष मल्होत्रा डिजाइनर की साड़ियां दिलानी होगी। 2 हफ्तों में मेरी स्वीट हार्ट फ्रेंड बिल्लो रानी की शादी है। मैं वहां डिजाइनर साड़ी पहनकर जाऊंगी और सब कुछ जला दूंगी। माधव अपनी बीवी की बात सुनकर हैरान परेशान अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। अरे तुम बीवी हो या आफत? तुम्हारे दिमाग में जंग लग गया है क्या? देखो इतने सारे पैसे नहीं है मेरे पास। तुम्हारी याददाश्त तो जगह पर है ना माधव, भूल गए? मैं एक डॉन की बेटी हूँ। अगर तुमने मेरे कहे मुताबिक काम नहीं किया तो तुम्हारे लाल शर्ट को दूर ही रखो, मेरे पापा तुम्हें ही लाल कर डालेंगे। ठीक है ठीक है, चलो अब ज्यादा मत डराओ, तुम्हें जो चाहेगा मिल जाएगा। अब ये डर और रिश्वत का सिलसिला यूं ही चलता रहता है और इसी तरह समय बीतता रहता है। एक सुबह सब नाश्ते के टेबल पर बैठे थे, जहां अमृता सबके सामने एक व्हाइट बोर्ड लाती है जिस पर दिन भर के सारे कामों के रेट लिखे हुए थे। अब ये क्या है? टीचर नहीं बनने का इरादा है क्या तेरा? अगर हाँ तो अफसोस, बेचारे बच्चे, उनका भविष्य तो अंधेरे में है। आप लोग बेकार की बातें बंद कीजिए और आंखें खोलकर ठीक से पढ़िए क्या लिखा है। ये आज के सारे कामों के रेट्स हैं। आलू पराठे, चाय, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, हलवा, मिठाई, रसोई की सफाई, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, ओखल में मसाले कूटना और माँ जी और पापा जी की अलमारी की सफाई करना। इन सब कामों की कुल मिला के जो रकम बनती है वो है ये 10,000 रुपए और माँ जी की लेटेस्ट लाए हुए सोने के झुमके भी। अमृता, तुम इंसान हो या हैवान? जरा तो दया करो हम पर। हे राम जी, उठा लो, अब ना देखा जाता ये सब। सच में पता नहीं कौन सा दिन था वो जब ये हमारे घर आई। महादेव, तेरे प्यार ने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया बेटा। दुनिया में बहुत रिश्वतखोर लोग देखे, लेकिन ऐसी रिश्वतखोर बहू पहली बार देख रहा हूँ जो अपने ही परिवार को लूटने में लगी है। बहू, तुझे पता है ना कि ऐसे रिश्वत मांगना गुनाह है। पापा जी, मैं कोई गुनाह नहीं कर रही हूँ। रिश्वत लेना बाहर की दुनिया में गुनाह है, मैं तो बस अपना हक मांगती हूँ। मेरी रिश्वत रिश्वत नहीं, मेरा शगुन है, नेग है। और वैसे भी मैं एक बहू हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब काम पूरी जिंदगी फ्री में करूँ, आपके चरणों को धोते बैठूं और 24 घंटे आपकी नॉन स्टॉप सेवा करती बैठूं। चलिए छोड़िए, नाश्ता और खाना चाहिए तो बोल दो जल्दी से, वरना मैं चली थिएटर। आज मेरे फेवरेट सलमान की पिक्चर रिलीज हुई है। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है। इस बेवकूफ का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद घर में पूजा रखी थी और पूजा में 11 पंडितों का खाना बनाने के लिए कहा जाता है, वो भी नई बहू के हाथों से। देखो अमृता बहू, आज घर में पूजा है, 11 पंडितों को खाना खिलाना है, 56 भोग बना पाओगी? उन्होंने कहा है कि नई बहू के हाथों का खाना ही होना चाहिए, नहीं तो मैं रेखा को ही बोल देता हूँ। ओ कम ऑन पापा जी, खाना तो मैंने फ्री फंड में अपने घर में भी कभी ना बनाया, तो अब आपको क्या लगा कि पूजा का नाम लेकर आप मुझे अपनी झांसी में फंसा लोगे? अरे कल मुही, बस अब बस, पहले सुन भी ले क्या कह रहे हैं हम। तुम्हें जितने पैसे चाहिए, जितने तोहफे चाहिए सब ले लेना, बस पूजा पाठ में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ओहो, ये हुई ना समझदारी वाली बात। ठीक है, अब आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि उन 11 पंडितों की 11 पुश्ते भी मेरे खाने के स्वाद को याद रखेंगी।
अमृता पंडितों के लिए खाना पकाती है और पूजा संपन्न होने के बाद उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसती भी है, जिस पर खाने का पहला निवाला खाते ही वाह क्या भोजन है। हम इतनी जगहों पर जाते हैं लेकिन इतना अच्छा स्वाद तो काफी मुश्किल से चखने मिलता है। रेखा जी, प्रेमचंद भाई साहब, आप लोग सच में भाग्यवान हो कि आपको इतनी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है, जिसके हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा विराजती है। सर्वगुण संपन्न, सबको संपन्न कर देगी यह खूंखार औरत। कुंडली मार कर बैठ गई है मेरे बेचारे बेटे के जीवन में। एक मिनट, अरे ये बात मेरे इस बूढ़े दिमाग में पहले कैसे नहीं आई? इस अमृता की बच्ची को मैं अपने घर से बाहर कैसे निकालूं? इसका उपाय तो पंडित जी के पास जरूर रहेगा। रेखा अगले दिन पंडित जी के पास जाकर उन्हें अमृता के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुन पंडित जी भी परेशान हो जाते हैं। अरे, ऐसी बहू तो 7 जन्मों में भी किसी को नसीब ना हो भगवान। देखिए रेखा जी, आपकी रिश्वतखोर बहू और आपके बेटे की कुंडलियों को जोड़कर देखा है मैंने, लेकिन इसमें तो यही बता रहे हैं कि ये आपके जीवन से कभी नहीं जाने वाली। इसलिए उससे सुधारने के लिए जल्दी आप लोगों को ही कुछ करना होगा, नहीं तो एक दिन वो आप लोगों को कंगाल करके ही दम लेगी। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं कुछ करूंगी, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठूंगी मैं। वहीं घर पर अमृता को ये पता चल जाता है कि उसकी सास रेखा पंडित जी के पास उसकी और महादेव की कुंडलियां लेकर गई थी, और इस पर जब रेखा घर लौटती है तब वाह माँ जी वाह, बहुत ही ज्यादा सयानी निकली आप तो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी और महादेव की कुंडलियां जोड़कर पूजा पाठ और हवन करके भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसी बला हूँ जो आप सबकी जिंदगियों से अब कभी नहीं टलने वाली। फिर चाहे आप कितने भी टोटके हवन या उपाय कर लें। तो खुद को समझती क्या है रे बदतमीज। तुझसे बात करना तो दूर, मुझे तो तेरी शक्ल देखना भी नहीं पसंद। अब सास बहू के बीच एक अनकहा सा युद्ध छिड़ जाता है। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन एक दिन अचानक रेखा की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है और उसे सांस लेने में भी काफी दिक्कत और परेशानी महसूस होती है। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तब डॉक्टर चेकअप करके कहते हैं, देखिए मैंने सारे टेस्ट करके देख लिए हैं और रिपोर्ट्स को क्रॉस चेक करके ये पता चला है कि रेखा जी को गंभीर दिल की बीमारी है। उनके फेफड़ों में भी काफी सूजन आ गई है। उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, वरना आई एम सॉरी टू से उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये खबर सुनकर प्रेमचंद और माधव दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, कितने पैसे लगेंगे ऑपरेशन के लिए? और उसके बाद रेखा पूरी तरह ठीक तो हो जाएगी ना? जी हाँ, इस ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो तभी हो सकता है जब ऑपरेशन टाइम से हो पाएगा। और रही बात ऑपरेशन के खर्चे की, तो उसमें तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए तक लग सकते हैं। जहां एक तरह सब रेखा की तबीयत और ऑपरेशन को लेकर परेशान होते हैं, वहीं घर पर रेखा को बिस्तर पर देखकर भी अमृता के अंदर जरा भी दया नहीं आती। ओ माँ जी, ये अपना फालतू का मेलोड्रामा बंद कीजिए ना आप। मुझे पता है आपको मुझे रिश्वत नहीं देनी है और घर के सारे काम मुझसे मुफ्त में करवाने हैं, इसीलिए आप ये सब कर रही हो ना। सीरियसली अमृता, ऐसे हालात में तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? हम यहाँ परेशान है कि ऑपरेशन कैसे कराएंगे, बैंक में इतने पैसे भी नहीं है, और तुम माँ को ताने सुना रही हो। अरे अमृता बहू, मैं भला ढोंग क्यों करूंगी? हम 6 से 7 लाख का बंदोबस्त कैसे करेंगे? करेंगे पापा, कैसे भी करेंगे। अमृता, अगर कभी भी जिंदगी में तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है, एक पल के लिए भी सही, तो तुम्हें आज इस परिवार, इस घर की नींव, मेरी माँ को बचाना होगा। हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हारी बारी है अपने किए का हिसाब चुकाने की। मुझे पता है तुम्हारे अंदर भी दिल है। अमृता बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर
वो अलमारी में से अपनी माँ की तस्वीर को निकालकर अपने सीने से लगाती है और भावुक हो जाती है। माँ, आपके जाने के बाद पापा ने ही मेरा ख्याल रखा, लेकिन उनकी वजह से ही मुझ में काफी बुरी आदतें भी आ गई। शायद मुझे इतना बुरा आपकी गैर मौजूदगी ने ही बनाया। मैंने कभी आपकी लोरी नहीं सुनी, आपकी गोद में नहीं सोई, आपके हाथों से अपने बालों की चंपी नहीं करवाई, क्योंकि वक्त से पहले ही आप मुझे यहाँ छोड़कर चली गई। लेकिन अब मैंने जितना भी इस घर से लिया है उतना सूद समेत चुकाने की बारी आ गई है। अब मैं अपने रहते अपने प्यार को भी उसी दर्द से नहीं गुजरने दे सकती जो मैंने आपके नहीं होने से सहा है। अमृता तुरंत ही अपने सारे पैसे और गहने माधव को लौटा देती है और रेखा का ऑपरेशन किया जाता है। रेखा ठीक हो जाती है और जब घर आती है तब अमृता दरवाजे पर आरती की थाली लिए खड़ी होती है। वेलकम होम माँ जी। हाय मिस्ड यू। पता है कितने दिनों से किसी के भी साथ लड़ाई नहीं की थी मैंने, और ना ही किसी से रिश्वत मिली मुझे। क्या? हमें तो लगा था कि तेरी अकल ठिकाने आ गई है, लेकिन तू तो अभी भी जैसी की तैसी ही है। माँ जी, पूरी बात तो सुनिए। हाँ, ये सच है कि मैं रिश्वत लिए बिना नहीं रह सकती लेकिन अब ना मेरी रिश्वत बदल गई है। अब मुझे हर काम के बदले झप्पी, अपनापन, प्यार और अपनी इस माँ का दुलार चाहिए। ये सब तो हम तुझे भर भर के दे सकते हैं बेटा। पूरा घर एक साथ अमृता को जोर की छप्पी देता है और सब हंसते मुस्कुराते घर के अंदर चले जाते हैं। बस की हाई हील्स, बेचारी रूपा। शॉर्ट हाइट तो थी ही, ऊपर से पति मिला वो भी 6 फुट का। क्या रूपा, शादी को 30 साल हो गए, लेकिन कभी तुम्हें ये हाई हील्स के बिना नहीं देखा। क्या करोगे देखकर बिना हिल्स के? छोटी हाइट है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें भी तो मैंने घुटने के बल नहीं देखा। वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी हाई हील्स के कारण कभी मुझे ये फील ही नहीं हुआ कि तुम शॉर्ट हाइटेड हो। हाँ भाई, तभी तो जान जाए लेकिन हिल्स ना जाए। अच्छा, वो कल ना हमें बहू देखने चलना है बेटे के लिए, तो सारी तैयारियां कर लेना। और हाँ, देख लेना कि बहू की हाइट ठीक हो तभी हाँ करना। पता चला कि उस बेचारी को भी सारी जिंदगी हिल्स डालनी पड़ जाए। अरे बस भी करो, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए तो मैं लंबी लड़की ही देखूंगी। बेटे के साथ माँ बाप दोनों लड़की देखने जाते हैं, लेकिन ये क्या, लड़की की हाइट भी काफी होती है। माँ, ये लड़की ठीक है, देखो हाइट भी बिल्कुल मेरे बराबर ही है ना। हाँ हाँ रूपा, रिश्ते को हाँ कर दे, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता, हाँ कर दे। लेकिन न जाने क्यों एक परफेक्ट मैच भी रूपा को ठीक नहीं लग रहा था। अरे क्या सोच रही हैं रूपा जी, बहू से कुछ सवाल करना है तो पूछ लो। हाँ, वो बेटी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी लंबाई थोड़ी ज्यादा है? वो तो भला हो मेरे लड़के का जो इतना लंबा है, वरना तो शादी होनी थोड़ी मुश्किल नहीं हो जाती? ओह नो, कैसी बात कर रही हैं आप? मुझे तो अब भी भगवान से शिकायत है कि मुझे थोड़ी हाइट और दे देता, क्योंकि मुझे लंबाई बहुत पसंद है। हैं? अच्छा, ओके ओके। वैसे जब अब सबको रिश्ता पसंद ही है तो मुझे भी पसंद है। रूपा परिवार के साथ रिश्ता पक्का करके घर आ जाती है, लेकिन मन में काफी परेशान रहती है। अरे क्या हुआ रूपा, जब से बेटे के लिए बहू फाइनल की है परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? हाँ, बस यही सोच रही थी कि बेटा लंबा, पति लंबा और बहू भी। मुझे जीवन में कभी हिस्से छुटकारा मिलेगा ही नहीं क्या? अच्छा, तो ये परेशानी है। अरे तो क्या हो गया, जैसे हम लोगों के लेवल को हिस्से मेंटेन रखा है वैसे ही बहू के साथ भी रखना, क्या गलत है इसमें? हाँ, लेकिन मुझे लगा कि वो थोड़ी अपनी लंबाई को लेकर घमंड में रहती है। देखा कैसी पटर पटर जबान चला रही थी। क्यों? अरे छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है? उसे लंबाई पसंद होगी तो क्या रही है, तुमने पूछा भी तो ऐसा ही सवाल था ना। तभी वहाँ बेटा आ जाता है। क्या हुआ माँ पापा, क्या बात हो रही है? अरे तेरी होने वाली बीवी के बारे में बात चल रही है।
कैसे बोल रही थी, मुझे तो लंबाई पसंद है। अरे इतनी तो लंबी है, और कितनी लंबाई पसंद है। और मुझे देखो, मैं कितनी शॉर्ट हाइटेड हूँ, लेकिन मैंने तो कभी भगवान से इसके लिए शिकायत नहीं की। अरे करोगी भी क्यों माँ, हर समय हाई हिल्स में आपने सब कुछ मेंटेन जो रखा हुआ है। छोटी रूपा के बेटे की शादी लंबी सी नीलू से हो जाती है। शादी के बाद अरे अरे नीलू बहू, जब तुझे देखने आए थे तब तो तू इतनी लंबी नहीं लग रही थी। ये शादी के बाद अचानक क्या हो गया? अरे सासू माँ, हिल्स हिल्स पहनी है ना मैंने, आपको तो पता है मुझे लंबा लगना कितना अच्छा लगता है। रूपा बेचारी अब अपनी हाई हिल्स के साथ भी बहू की बराबरी नहीं कर पा रही थी। एक बार वो बहू के साथ बाजार जा रही थी कि पड़ोसन, हाय रे बेचारी रूपा की किस्मत, मुझे तो तरस आता है कभी कभी। अरे पहले पति लंबा था तो हिल्स ना उतरी, फिर बेटा, और अब तो बहू, वो तो माशाल्लाह। हाँ हाँ, ठिंगनी कहीं की। रूपा और बहू पड़ोसियों की बात सुन लेते हैं। घर आकर, बहू, तुम जब मेरे साथ जाती हो ना तब हिल्स मत पहना करो। मेरी हाइट कम है, ऊपर से तुम लंबी और उसके ऊपर से तुम्हारी हिल्स। अरे कैसी बात कर रही हैं माँ जी, मैं आपके लिए अपनी हिल्स क्यों उतारूं? ये मेरी चॉइस है, मुझे लंबा लगना पसंद है तो है। ये बोलकर बहू वहां से चली जाती है। लेकिन दोनों के बीच की बात सामने खड़ा रूपा का पति सुन रहा होता है। फिर अगले दिन, अरे मेरी सारी हिल्स कहाँ चली गई? मैंने सारी बाहर कर दी, आज से तुम हिल्स नहीं पहनोगी। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, हिल्स नहीं पहनूंगी तो क्या करूंगी? इस घर में गुजारा कैसे होगा मेरा, सब इतने लंबे लंबे। अरे ना बाबा ना, आप तो मेरी हिल्स मुझे वापस ला दो। देखो रूपा, घर में गुजारा तुम्हारी हिल्स के कारण नहीं, तुम्हारी सूझबूझ के कारण हो रहा है। अरे पर आज आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तभी वहां बेटा आ जाता है। हाँ माँ, पापा ठीक तो कह रहे हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई से लेकर घर बनाने की जिम्मेदारी जिस लेवल में आपने पूरी की है, शायद उस लेवल तक कोई भी हिल्स पहनकर भी नहीं पहुंच सकता। ये इंसान की फितरत है रूपा, उसे जिस चीज से शर्म आती है वो चीज उसका उतना ही पीछा नहीं छोड़ती। जब हमारी शादी हुई, भले लोगों ने कहा हो कि लंबे लड़के को छोटी लड़की मिली, लेकिन क्या कभी मैंने तुमसे कुछ कहा? नहीं नहीं जी, आपने तो कभी कुछ नहीं कहा। फिर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, मैं या लोग? वैसे ही अगर बहू को ऊंचा लगना पसंद है और वो तुम्हारे लिए अपना शौक नहीं छोड़ रही है, तो तुम क्यों किसी के लिए लंबा दिखने की कोशिश कर रही हो? जैसी भी हो, मेरी हो और मुझे बहुत पसंद हो। रूपा को समझ में आ जाता है कि उसकी हिल्स पहनने की जरूरत अब खत्म हो चुकी है। एक बार वो बहू के साथ बाजार जा रही थी, वो भी बिना हिल्स के। वही पड़ोसी, अरे ये बहू को तो देखो, एक तो इतनी लंबी है, ऊपर से हिल्स। अरे ऊंट लग रही है ऊंट। उस दिन तो सास के साथ चलती ठीक लग रही थी, आज तो जिराफ लग रही है। घर आकर बहू कहती है, माँ जी ये क्या मजाक है, आपने आज हिल्स क्यों नहीं पहनी? मेरे साथ चला करे तो हिल्स पहना करे, मैं कुछ ज्यादा ही लंबी लगती हूँ। वो बहू, मैं जैसी हूँ ना वैसे ही लोगों के सामने रहना चाहती हूँ। छोटी हाइट की हूँ तो लंबी लगने की कोशिश भी मैं क्यों करूँ? मुझे तो छोटा लगना अच्छा लगता है।